नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश। और तर्कश में आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। जयंत जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। धन्यवाद। एबीपी गंगा को भी आपको जी। जयंत जी, ये बताइए कि चौधरी अजीत सिंह के बिना ये आपका पहला चुनाव है, ये पहली परीक्षा है जयंत चौधरी की बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये अकेले आपको ये चुनाव लड़ना है। हालांकि आपके कार्यकर्ता, आपका संगठन आपके साथ है। कितनी बड़ी चुनौती इस रणभूमि को इस बार मान रहे हैं, चुनावी भूमि को? देखिए, पिताजी का ना होना तो लाइफ के लिए, जीवन के लिए एक चुनौती है, लेकिन कभी ना कभी सबको चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो मुझे इस घड़ी में अकेला महसूस नहीं होने दे रहे। पूरी तरह से हम लोग काम में जुट गए हैं और जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से संगठन में लोग जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं, ये शुभ संकेत है। जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 14 का चुनाव देखें, हम 17 का देखें, 19 का देखें, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इस बार क्या आपको लगता है कि बदलाव की बयार आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका जिक्र आप अपनी रैलियों में, सभाओं में कर रहे हैं? बीजेपी के पास एक ही रटा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला उन परिस्थितियों में ठीक बैठा उनके लिए 14 में, 17 में, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में वो फॉर्मूला लोगों को के गले से नहीं उतर जी। क्योंकि आप सरकार में हो, अब आप मुख्य सवालों से बच नहीं सकते जी। जो विकास के मुद्दे हैं, आपने क्या किया, आपसे हिसाब भी लिया जाएगा जी। उस हिसाब देने से बच के अगर आप कैराना की पलायन की बात करोगे, तालिबानी माइंडसेट की बात करोगे, पाकिस्तान के क्रिकेट गेम में किसने ताली बजाई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करोगे, ये इश्यूज नहीं है जी। तो इसलिए इन परिस्थितियों में जो बीजेपी एक ही मॉडल को जानती है, उसी मॉडल का प्रयोग कर रही है, पूरी तरह से कर रही है जी। लेकिन ध्रुवीकरण लाने में जो उनकी ताकत है वो सफल नहीं होगी जी। ठीक है, आपका कहना है कि वो इस बार ध्रुवीकरण नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें, ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनको किस तरह से दिखते हैं? क्योंकि जो आपका जो कोर वोट बैंक था, देखिए, जो जिसकी हम बात करते थे, जाट मुस्लिम समीकरण की बात अक्सर सालों से हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि ओवैसी अगर आएंगे नुकसान होगा? दो बात है, एक तो जाट मुस्लिम समीकरण कुछ नहीं है जी। आप सोचिए कि सिर्फ जाट और मुसलमान के बल पे हम लोग जीता करते थे, ऐसा नहीं था जी। बस एक टैग लगा दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जी के समय से वो टैग लगाने की जाटों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। मैं उस टैग को रिजेक्ट करता हूँ पूरी तरह से जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दल में सभी जाति के लोग हैं, हमारे संगठन में सभी जाति के लोग हैं। चुनाव भी हम जब लड़ाएंगे तो आप हमारे उम्मीदवारों की सूची को देखिएगा तो आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि सभी जो जाति में या धर्म के मान्यताओं में जो लोग जुड़े हुए हैं, हमने उनको मौका दिया है जी। दूसरी बात ओवैसी जी की, ओवैसी जी मैं उनका सम्मान करता हूँ, एमपी हैं और अपने पार्टी के लीडर के तौर पर वो पूरे देश में जा रहे हैं एंड वो यूपी में भी आ सकते हैं, कोई बंदिश तो है नहीं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में वोटर बहुत पॉलिटिकल है जी। और यहाँ कई क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, पुरानी पार्टियाँ भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी यहाँ पाँव जमाने में आप देखिए कांग्रेस सफल नहीं रही है जी। बहुत आसान नहीं है कि कोई नई चीज निकल के आए, दूसरे राज्य से कोई नेता आ जाए, उसको यहाँ लोग नेता मान लें। यानी आपका कहना है धरती पुत्रों की यहाँ जरूरत है जी। यहाँ जब प्रधानमंत्री यूपी बना सकती है जी, तो यूपी की जनता को ऐसा कोई लीडर नहीं चाहिए जो बाहर से आके यहाँ थोपा जाए जी। आपने अभी जिक्र किया कांग्रेस की बात भी आपने की, तो कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं इस राजनीति में, उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में? देखिए, 22 के चुनाव में कांग्रेस मुख्य लड़ाई में नहीं है और मैं मानता हूं कि आज जो लोग त्रस्त हैं, कोरोना काल में जो पीड़ाएं लोगों की थी, सरकार के अनदेखी के कारण जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभाव हैं, जिनसे जूझ रहे हैं लोग, वे लोग जो नाराज़ हैं, वो एक मजबूत विकल्प चाहते हैं जी और एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप को देखना चाहते हैं जी। तो यूपी में कोई चेहरा कांग्रेस के पास आज नहीं है जी। प्रियंका गांधी के साथ आपकी एक तस्वीर आई जो एयरपोर्ट पर मिले, बड़ी चर्चा में रही, बड़ी सुर्खियों में रही। कोई गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हुई या? हमने लखनऊ की फेमस चाट खाई, छप्पन भोग की चाट खिलाई जी और चटपटी बातें हुई और कुछ नहीं। राजनीति की कोई बात नहीं हुई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जयंत चौधरी मिले और राजनीति की बात ना? नहीं, यूपी में तो हर गली में, हर बैठक में राजनीति की बात होती है जी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि मैंने उस बैठक से आधे घंटे पहले भी जो बयान दिया, आप उसको देख लीजिए। आज आपके आगे मैं कह रहा हूं कांग्रेस कोई विकल्प यूपी के लिए नहीं है जी। तो इन चीज़ों को जब मैं कह रहा हूं तो इसके मायने यही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना दिखाई नहीं देती।
तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान कब तक हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल सबके जहन में है। देखिए, दो बड़ी बातें होती है जब आप गठबंधन करें। नंबर एक कि क्या मुद्दों में आप कितना मेल खाते हैं, क्योंकि अगर लंबा चलना है हमें कोई एक चुनाव को लेकर गठबंधन हम कर भी लें जी, जनता के नज़र में वो सफल नहीं होगा। जी, जनता को एहसास होना चाहिए कि दो दल, दो संगठनों का जो गठजोड़ है ये स्थायी है, मजबूत है जी, और ज़मीनी है। तो इसके लिए मुद्दों पे मेल होना बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो सीट, कौन सी सीट किस सिंबल पे लड़ी जाएगी। तो जहाँ तक पहला विषय है, मेल की बात हम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूज़ पे हम समाजवादी के बीच, अखिलेश जी और मेरे बीच बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं और बातचीत भी होती है, और एक कॉमन विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जी, सीट शेयरिंग की बात हम लोग अभी जारी रख रहे हैं, सीट शेयरिंग पे ही बात हो रही है। जी। तो जैसे ही वो हो जाएगा, औपचारिक घोषणा हो जाएगी। जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी एक नई आरएलडी है। हम आपको अभी हम आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी परंपरागत पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, एक युवा पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं जो आपके विचारों से भी और आपकी वेशभूषा से भी नजर आता है। तो क्या ये बदलाव पार्टी में भी आया? बिल्कुल, मैं उस एस्पिरेशनल नौजवान को जिसने बड़ी तस्वीर देखी है, जिसने वो चाहता है कि मुख्यधारा में उसकी गिनती हो, भले ही वो गांव में पला बढ़ा हो जी, मैं उसकी सोच को राजनीतिक मंचों पे रखता हूँ जी। और इसलिए मैंने क्या कपड़े पहने हैं या मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, आप वो अच्छे सीधा लग रहे हैं सीधा लोगों उससे में। कनेक्ट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हमारे बीच के हो और आप कोई। बनावट भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं साफ कह रहा हूँ इस बात को कि ऐसा लग रहा है आपसे बात करेंगे कि आप हमारे बीच के ही कोई नहीं। सेकंड बड़ी चीज़ हमने करी है, और ये सभी पार्टियों पे हमने दबाव बनाया। जी, जितने चुनाव आज तक हुए, चुनाव के जस्ट पूर्व संध्या पे 10-15 दिन पहले मैनिफेस्टो आता है, एक प्रेस ब्रीफिंग हो जाती है, उसका ऐलान हो जाता है। जी, चुनावी सभाओं में भी उसका जिक्र भी नहीं होता जी, कि आपके मुद्दे क्या हैं। जी, जनता वोट दे देती है, बाद में वो नाराज हो जाती है, तो उसे भी नहीं मालूम कि हम किस चीज़ को लेकर अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सकते हैं कि मुद्दा क्या था, जी। हमने वोट क्यों की। जी, तो हमने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए इस जी। बार एक नई पहल की है कि 4 महीने हैं अभी चुनाव, जी, हमने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जी, सभी पार्टियों पे आप देख रहे हैं कि अब लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे दल के नेता भी जाके कह रहे हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। एक दबाव बना। तो जब गठबंधन पर बात होगी तो इस घोषणा पत्र को लेकर भी सपा से बात करनी होगी, जी, हमारी क्योंकि अलग अलग हमने अपने जो विचार हैं जनता के आगे रख जी। दिए, जनता के अदालत में उन बातों को रख दिया। जी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका पालन करें। अलायंस करेंगे तब भी करेंगे, सरकार में रहेंगे तब भी करेंगे, सड़क पर रहेंगे तब भी करेंगे। जी। जब आपसे यहाँ पर एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछली बार जो सफलता मिली बीजेपी को, तो क्या बीजेपी ने भी अप्रोच किया आपको कभी कि क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं आप लोग, बिल्कुल बातचीत तो राजनीतिक पार्टियों में अक्सर होती है? नहीं, बीजेपी के किसी भी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है, जी, औपचारिक या अनौपचारिक। जी, ठीक है, रिश्ते हैं जिनके साथ मैं एमपी रहा, जी, बिल्कुल। और बट फिलहाल 1-1.5 महीने से तो उनसे भी कोई बात नहीं। जी, आप खुद चुनाव लड़ेंगे? इस पे विचार चलेगा। अब देखिए, मैं इतने कम एज में कई चुनाव लड़ चुका हूँ, जी, सिस्टम में रहा हूँ, सिस्टम के बाहर भी रहा हूँ, जी, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कुछ ज़्यादा ललक है कि मुझे एक वो पोस्ट चाहिए। जी, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, और चौधरी साहब के जाने के बाद जो एक गैप है जी, उसको हम फिल करें। तो बड़ी जिम्मेदारी है, उसको मैं निभाने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। अब जब देखिए अगर 2013 की हम बात करें, मैंने भी बड़े करीब से उत्तर प्रदेश को उस वक्त देखा, कवर किया, 2013 के बाद जो स्थितियां बनी, दंगों के बाद जो स्थितियां बनी, और राष्ट्रीय लोकदल का जो ग्राफ गिरा उसके बाद, और जो ताना बाना था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, सामाजिक ताना बाना था, वो भी टूटा, जो सोशल फैब्रिक था वो भी टूटा। तो आपको लगता है कि स्थितियां दोबारा से ठीक हो गई हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो कैराना में जिस तरह से जो कुछ हुआ, पलायन हुआ, उनको मुआवजा भी देंगे, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब देखिए, कह तो रहे हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार याद दिलाते हैं दंगों की। बिना मुजफ्फरनगर दंगे की चर्चा करे कभी वो पश्चिम में मीटिंग नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुंबई जाके देख लीजिए, कलकत्ता जाके देख लीजिए, दिल्ली में जाके देख लीजिए, क्या पूर्वांचल के नौजवान पलायन करके अपने गांव को छोड़कर नौकरी हासिल करने के लिए नहीं बैठे? पश्चिम में जैसे ही एक पाँव नहीं रखते योगी जी, पलायन शुरू कर देते हैं। जी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की संस्कृति को योगी आदित्यनाथ समझते नहीं है। आप
मेरठ को बदनाम करने की आप कोशिश कर रहे हो, जब आप कह रहे हो कि मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्राएं दिल्ली में किराए का मकान लेती थी। मनगढ़ंत बातें जिनका कोई आधार नहीं। आप पश्चिम में कैराना में आप आए मुख्यमंत्री जी कल, और बस पलायन पलायन दंगे दंगे। तो उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मानसिकता है, जो संस्कार हैं, जो इतिहास है, उससे वो वाकिफ़ नहीं है। ये मुद्दे यहाँ नहीं चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ आज जो माहौल बदला है, कैसे बदला है। एक तो वक्त के से घाव भरते हैं लोगों के, दूसरा लोगों का जो नुकसान हुआ उसका एहसास लोगों को हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उनको लगा कि जो ताना बाना था, जो अर्थव्यवस्था में हम दोनों का योगदान था, जो भागीदारी थी, सामाजिक हिसाब से हर चीज़ में उनका नुकसान हुआ, तो उससे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, हमने व्यवस्थित कार्यक्रम चलाए। देश में किसी पार्टी ने, भले बात करते हो सेक्युलरिज्म की, बात करते हो भाईचारे की, कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। हम तो खुल के कार्यक्रम चला रहे हैं, लोग बचते हैं। यूपी में सारी पार्टियां बचती हैं, वो सोचती हैं कि अगर हम ये बात करेंगे हमें नुकसान हो जाएगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी पार्टी है जो भाईचारा जिंदाबाद, ये कार्यक्रम का नाम है। जी बिल्कुल, इसी नाम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम भाईचारा को पसंद करते हैं। तो धीमे धीमे इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने लोगों के मन में भी ये बात बैठाई है जी, और इसलिए अब ये दिखने लगा है। लोग, आप झगड़े की बात करेंगे, जो क्राइम होता है उस पर रंग देंगे कि ये हिंदू के खिलाफ क्राइम है, या हिंदू खतरे में है, या मुसलमान जो है तालिबानी है। इन बातों को तवज्जो लोग नहीं देंगे। जी, आपका कहना है कि आप बदलाव को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैद, आपसे ये बातचीत जारी रहेगी और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी ये बातचीत जारी, और ब्रेक के बाद जयंत चौधरी के तर्कश में आखिर और कौन कौन से तीर हैं विपक्ष पर चलाने के लिए, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश, और तर्कश में आज हमारे साथ मौजूद हैं जयंत चौधरी, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने कई मसलों पर बात की, लेकिन एक बड़ा अहम मुद्दा, किसान आंदोलन। तो क्या किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ है? क्या किसान आपके साथ आएगा? क्या किसान आपको वोट करेगा? क्या लगता है आपको, क्योंकि किसान तो लगातार सड़क पर बैठा है? देखिए, जहाँ आंदोलन की हम बात करेंगे, आंदोलन एक सामाजिक मूवमेंट है। लोग अलग अलग दल में मान्यता रखते होंगे, लेकिन वो आए इस आंदोलन में, उन्होंने भाग लिया। लेकिन शायद राष्ट्रीय लोकदल अकेली पार्टी है जिसने इतना खुल के समर्थन दिया है। जब हमें महसूस होने लगा कि जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन का, वे नहीं चाहते कि राजनीतिक लोग मंच पे आए जी, तो हमने अपने कार्यकर्ता भेजे जी, और हमने अलग से किसान पंचायतों का आयोजन किया। लगभग 45 से ज़्यादा किसान पंचायत मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ की हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल ने ऑर्गेनाइज़ की। हमने उसमें, जहां हम करते थे मीटिंग, किसान के जो प्रतिनिधि हैं जो आंदोलन में शामिल हैं उनको भी लाते थे जी, वे भी मंच पे रहते थे। और सिर्फ पश्चिम में नहीं, पूर्वांचल के कई जिलों में हमने कार्यक्रम किया। जी, ये बताने को उन लोगों को, उनका मुंह बंद करने को, जो कहते हैं कि ये एक सीमित आंदोलन है या क्षेत्रीय आंदोलन है या जातिगत आधार पर कुछ लोग इसमें जुड़े हैं या वो किसान नहीं है। किसान भी उस चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है। जी, चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, जो उनके काम थे, चौधरी अजीत सिंह जी ने जो काम किए, उनको पहचान के भी एक पृष्ठभूमि है लोकदल की। लेकिन इतना लंबा अरसा हो गया, ये आंदोलन बहुत लंबा खिंच गया। क्या आपको नहीं लगता कि, क्या लगता है आपको कि आंदोलन की धार कई बार ये भी होता है, लंबा खिंचने से कुंद हो जाती है? क्या कहना है? फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जो आदमी आंदोलन करता है वो अल्टीमेटली वो सरकार से कुछ उम्मीद करता है। जी, हम वरना आंदोलन ही क्यों करें, बिल्कुल, घर पे बैठा रहे। तो जो लोग सड़क पे आए उनकी एक उम्मीद थी सरकार से, जी, लेकिन सरकार ने वो उम्मीद पूरी नहीं की। पिछले सर्दी पे लोग बैठे थे, 1 साल पूरा हो गया, कितने लोगों ने जान गंवा दी। लखीमपुर में आपने घटना देखी, अटैक हुए हैं किसानों पर, वो भी सहन किया लोगों ने। तो मैं तो दाद देता हूँ हिम्मत की, जो किसान इसमें जुटे हैं, जिनकी लगातार नज़र रही है, जो आज भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, इनको अगर टक्कर देनी होगी तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं
उनको वीआईपी कल्चर नहीं छोड़ना पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? जमीन पर नेता कम दिखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक धारणा बनाई जाती है जी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये सवाल मुझ पे, सवाल तो सब पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि जनता चाहती है मजबूत विकल्प, जनता चाहती है विपक्ष जो लड़ाई लड़े, जो आक्रामक रहे। लेकिन जब इतनी बड़ी बहुमत जनता ने दे दी, अल्टीमेटली जनता के माध्यम से ही ताकत मिलेगी। बिल्कुल। जब तक जनता भी एहसास नहीं करेगी, जनता भी पूरी तरह से सामने नहीं आएगी, विपक्ष के दल भी अपने आप को, अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली पीपल्स पावर है जी। लोकतंत्र में, जनता के हाथ में ही वो ताकत। जब जनता निर्णय करेगी, बहुत मजबूत विपक्ष हो जाएगा, वो टक्कर हर चुनाव में देगा और सत्ता भी हासिल कर लेगा। उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वोटर्स है उसको सत्ता की चाबी माना जा रहा है, माना जाता है। अगर मैं आंकड़ों की बात फिर से कर रहा हूँ, ये एक बात होगी। लेकिन बड़ी सारी जो जिस गठबंधन में आप हैं समाजवादी पार्टी के साथ, हालांकि औपचारिक ऐलान कुछ दिनों में होगा, उसमें कई छोटी छोटी पार्टियां इस बार जुड़ी है, जो कि एक सफल प्रयोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी कर चुकी है 2014 में। तो कमोबेश यही प्रयोग इस बार भी हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए अरिथमेटिक, अंक गणित और जमीन पर केमिस्ट्री, जो मेरा अपना अनुभव है, मेरा ये मानना है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में गठबंधन में जब दोनों पार्टियों या सारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में केमिस्ट्री बनती है, तभी जिताऊ गठबंधन बनता है। आपको लगता है कि आरएलडी और सपा के कार्यकर्ताओं में वो केमिस्ट्री बन पाएगी, या जो छोटी पार्टियां, महान दल है या और पार्टियां हैं, उनके साथ वो केमिस्ट्री बन पाएगी? आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। बहुत से विश्लेषज्ञ जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते, और कागज़ पे चीज़ अच्छी लगती है, उसको ज़मीन पे उतारना है। दो चीज़ें हैं जो हमारे पक्ष में हैं। एक तो एक कि अभी समय है, दूसरी बात यह कि बीजेपी ने इन पार्टीज़ को तो रखा लेकिन सम्मान नहीं दिया जी। उन पार्टीज़ के मेन इश्यूज़ को, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने जोड़ा था, उन मुद्दों पर कुछ काम नहीं किया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस में, और मैं खास तौर पे पश्चिम यूपी की बात करें, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, बताइए, तो वो कह रहे हैं कि विकास हमने किया है और उस विकास का कोई सानी नहीं है। वो बार बार लोगों के बीच में इस बात को कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, 5 साल हो चुके हैं अब, लेकिन अभी भी काम चल रहा है जी। अभी भी जो है आप शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, कोई चीज़ पूर्ण नहीं हो पाई। बल्कि आप जाके देखिए, जो एम्स है योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में, वो भी बस अब निर्माण चल रहा है। मेडिकल कॉलेजों का आपने उद्घाटन कर दिया, निर्माणाधीन बिल्डिंग खड़ी हैं। राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर विश्वविद्यालय 2 साल पहले घोषणा हो चुकी थी, अभी ज़मीन भी नहीं है और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कई लाख करोड़ रुपए की योजनाएं यूपी की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए दी जाए। हो सकता है चुनाव के पहले अगर बजट आएगा तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। मिला क्या है लोगों? नोटबंदी के टाइम पता नहीं कितने लाखों करोड़ का बजट दे दिया था, राहत पैकेज जी। निर्मला सीतारमन जी आते थे, अनुराग ठाकुर जी उनका अनुवाद करते थे, लोग बैठ के सुनते थे कि हम तंग हैं, हमारे काम बंद हैं, व्यापार ठप है, नौकरी चली गई, हमें क्या मिलेगा? घोषणा होती थी जी, मिला कुछ भी नहीं जी। तो जैसे बिहार के चुनाव में वो एक बोली लगी थी, नरेंद्र मोदी जी ने 60 लाख 70 लाख 80,000 करोड़, कितना चाहिए, वो पैकेज अच्छा मिलेगा जी। अखबार में छपेगा, मीडिया पे 2-3 दिनों तक वो चर्चा चलेगी, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं पब्लिक को। तो कड़वे अनुभव हैं, चाय फीकी हो गई जी। और हम लोग मीठी चाय पसंद करते हैं। जी, चलिए, मिठास की आपने बात की, और हमारा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन गन्ना किसानों की जो समस्या है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और किसानों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, और आपकी पार्टी लगातार किसानों के मुद्दे आज नहीं कई सालों से उठाती आ रही, कई आंदोलन भी आप लोगों ने किए। क्या कहना है जो गन्ना किसान है, क्या ये सिर्फ वो घोषणा पत्र में रहेगा, अखबारों में कभी कभी छपने के लिए होगा, भाषणों में बोलने के लिए होगा? गन्ना किसानों की 2 मुख्य बातें हैं। एक तो भाव, जी। क्या उनकी लागत भी पूरी हो रही है, क्या भाव उनको उचित मिल रहा है। दूसरा, समय पे भुगतान। आप जानते हैं चौधरी अजीत सिंह जी के विजन के तहत यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यूपी शुगर इंडस्ट्री को चौधरी अजीत सिंह जी ने स्थापित किया जी। और प्राइवेट सेक्टर की यहाँ मिले हैं। तो चौधरी साहब का यही विजन था कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, कोऑपरेटिव के साथ, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले ताकि किसान को अच्छा दाम मिले। ये कैश क्रॉप है, नकदी है, लेकिन 1.5 साल तक पेमेंट नहीं। कानून कहता है 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, उसके बाद ब्याज मिलना चाहिए। उस पहलू पे योगी जी शांत हैं। योगी जी से सवाल पूछिए, आपने किस बड़े पूंजीपति के खिलाफ रिकवरी की नोटिस दी?
जी छोटे छोटे दुकानदारों पे आपने रिकवरी थोप दी है। कोई आंदोलन में शामिल होता है तो आप उसके घर पे बुलडोजर चलाने की धमकी दे देते हो। किस पूंजीपति के घर आपने बुलडोजर भेजा आज तक, जो 1.5 साल तक लंबित भुगतान रहा, हजारों करोड़ आज भी बकाया है। योगी जी कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे वो उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया। किसानों को उससे क्या लाभ मिल रहा है? आज जो गृह मंत्री हैं, जो मंच पे सुशोभित होते हैं, अमित शाह जी दूरबीन लगा के देखते हैं, बगल में नहीं देखते, उनको भी लोग माफिया मान रहे हैं, क्योंकि किसान की नज़र में वो माफिया है जी। उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये मेरे गुंडे हैं, ये दूसरे गुंडे हैं, ये चश्मा तो आपको नहीं लगाना चाहिए जी। और गन्ने की आप बात करो ना, योगी जी कहते हैं इतने 1000 करोड़ का भुगतान किया, और कितना नहीं किया। ये तो किसान ने पैदावार बढ़ा दी, इसलिए आपका भुगतान आपका बढ़ गया, वो आंकड़ा। रिकवरी बढ़ गई यूपी की मिल्स में, तो वो आंकड़ा बढ़ गया। देखिए, आरएलडी के बड़े सारे ऐसे पुराने नेता थे जो टूटकर दूसरी पार्टियों में चले गए, तो क्या उनकी वापसी की कोई मुहिम या उनकी वापसी की भी कोई योजना है? नहीं, एक्चुअली फैक्ट ये है कि हमें कोई भी, आप देखिए, पूर्व विधायक हों या जो पहले रहे, पिछले 10 साल में हम सत्ता से बाहर रहे हैं, कोई भी छोड़ के नहीं गया। तो ये एक बड़ी बात है कि वो लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वे जानते हैं कि हमारा वोटर हमारे साथ और हमारी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। कई लोग तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कोई बीएसपी से नेता आ रहा हो, दूसरे दलों में जो लोग नेता गए हैं, हमारे द्वार खुले हैं और बहुत इज्जत के साथ, और उन्हें मौके भी मिलेंगे, अवसर भी मिलेंगे। तो मैं उनको लगातार आमंत्रित कर रहा हूँ। बल्कि जब पहली मीटिंग हुई चौधरी साहब के निधन के बाद, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया, उसमें भी मैंने खुल के बात कही कि जिन लोगों ने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ लंबा अनुभव रहा, राजनीतिक करियर रहे, काम किया, हम उनका स्वागत करते हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा जो एक इशू जो आप लेकर सबसे प्रखरता से उठाएंगे, क्या कहना है आपका? रोजगार, बेरोजगारी सबसे बड़ी दिक्कत है जी। योगी जी ने घोषणा की थी चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, शायद पहली उनकी घोषणा थी कि 5 साल में 70 लाख नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। अब आप देखिए, पूरी दिल्ली में भी होर्डिंग लगे हुए हैं कि 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। 70 लाख का वादा था, 4.5 लाख नौकरी दे पाए। मेरे लिए रोजगार ही सबसे बड़ी बात है, और मैंने ये घोषणा की है कि हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, तो 22 की जो ये जंग है, इसे आप क्या लगता है आपको, जिस शिद्दत से आप इस जंग को लड़ रहे हैं, हालांकि नतीजे तो जाहिर सी बात है, कोई भी चाहेगा अच्छे नतीजे हों, लेकिन जो आप अभी महसूस करें, दिल की बात में चाहते हो आप जरूर कहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग कोई स्टीरियोटाइप में सवाल करूं और उसका जवाब भी वैसा मिले। क्या लग रहा है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल मुझे दिख रहा है, जो सभाएं हो रही हैं, जो लोग अपने आप टूट पड़ रहे हैं। आज अगर मैं अपना प्रोग्राम घोषित करता हूं कि मुझे जनपद में जाना है, तो रास्ते में जिस तरह से एक स्वागत हो रहा है, लोग जुट रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने 15-20 साल में नहीं देखा। ये महत्वपूर्ण है। यानी आपका कहना है कि न 14 में, न 17 में, न 19 में नहीं देखा जी। चुनाव में हो जाता है, चुनाव के वक्त आप प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, वो भीड़ जुटा लेता है, भीड़ शांत बैठी रहती है, वो सुन लेती है, ताली बजा लेती है आखिर में, क्योंकि आपका इज्जत करते हैं लोग, लेकिन वोट नहीं मिलती। इस बार लोग अपने आप आ रहे हैं, लोग दोनों मुट्ठी बांध के, वो हवा में हाथ उठाकर वो इजहार कर रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। तो ये एक माहौल में परिवर्तन है। 2022 में ये जो आपने बाण और ये बनाया है जी, तो ये तीर हम लेंगे ना इसको जी। तो राम मंदिर का क्या लगता है आपको? राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? कह रहे हैं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। मूर्ति बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए, और इससे जनता को आखिरकार जो उनके जीविका के जुड़े प्रश्न हैं, उनका कोई हल नहीं निकल रहा। सरकारी संपत्ति से आप मतलब संसाधनों से दिया जलाते हैं, तो ये कोई सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है। इन चीज़ों को सत्ता से दूर रहना चाहिए। आज मुख्यमंत्री पे इतना समय, वो या तो बछड़ों के बीच रहते हैं या पूजा पाठ में लगे रहते हैं। इतना समय कहाँ होता है मुख्यमंत्री के पास? जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो जयंत चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उनके तरकश में कौन कौन से तीर थे, और लेकिन अभी भी कई ऐसे तीर उनके तरकश में जो उन्होंने अभी छिपा कर रखे हैं। चुनावों के नजदीक उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल बदला बदला नजर आ रहा है। युवा दिख रही है पार्टी, लेकिन ये युवाओं का जोश वोटों में कितना तब्दील होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।